लोगों को थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ़ एक कॉस्मेटिक ही नहीं, प्लास्टिक सर्जरी में एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें माइक्रो सर्जरी भी आती है। प्लास्टिक सर्जरी है तो अगर हम कोई सर्जरी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पेशेंट के लिए पेनलेस होनी चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी में बर्न का स्टार्टिंग से लेके पेशेंट के ठीक होने तक पूरा महत्व है। कि में अगर कोई आदमी किसी वजह से जल जाता है, जी। थर्मल बर्न होता है या कोई हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट की वजह जी। से बर्न होता है, तो उसमें पेशेंट के शुरू के 24 टू 48 आवर्स जब पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता और उसमें जान का बहुत खतरा होता है, हाइपोवोलेमिया का बहुत खतरा होता है, तो उसमें पेशेंट की इनिशियली 2-3 दिन की मैनेजमेंट तो उसकी जान बचाने में ही होती ओके। है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात कर रही हूँ उसको लेकर लोग अभी पूरी तरीके से अवेयर नहीं हैं। यानी कि यहाँ मैं बात कर रही हूँ प्लास्टिक सर्जरी को लेकर। प्लास्टिक सर्जरी का नाम आते ही सबसे पहले हमारे जहन में आता है जो खूबसूरती खूबसूरती बढ़ाने में सहायक हो। लेकिन क्या प्लास्टिक सर्जरी एक खूबसूरती को बढ़ाने तक ही सीमित है या फिर इसके और क्या क्या पहलू हैं? हम सबकी जिंदगी में प्लास्टिक सर्जरी क्या महत्व रखती है, इन सब के सवाल जानेंगे हम आज डॉक्टर गिरीश शर्मा जी से, जो कि करनाल की जरनैली कॉलोनी में स्थित रावल हॉस्पिटल, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज करके लोगों की सेवाओं में तत्पर हैं और करनाल के बीएसडी हॉस्पिटल में भी लोगों की सेवाएं करने में तत्पर हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर गिरीश शर्मा जी मॉर्निंग 10 बजे से 2 बजे तक करनाल के रावल हॉस्पिटल और इवनिंग में करनाल के बीएसडी हॉस्पिटल में 5 से 7 आपको मिल सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि डॉक्टर गिरीश शर्मा जी एक बेस्ट कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन हैं। डॉक्टर गिरीश शर्मा जी बर्न रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन में माहिर हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी को लेकर लोग अभी पूरी तरीके से अवेयर नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि सर ये प्लास्टिक सर्जरी है क्या? एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही वास्ट ब्रांच है। ओके। इसमें मतलब इसका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत वास्ट है। इसमें हम मरीजों का इलाज बिल्कुल हेड से लेके टो तक जिस भी एरिया में स्किन इन्वॉल्व्ड है, उस एरिया का हम इलाज करते हैं। लोगों को थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ़ एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत बड़ा पार्ट प्लास्टिक सर्जरी का है जो हम बोलते हैं कि बर्न्स रिलेटेड सर्जरी, बर्न की मैनेजमेंट, फिर ट्रॉमा में प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा महत्व है। प्लास्टिक सर्जन मैक्सिलोफेशियल मतलब कि फेस के फ्रैक्चर्स, इनका भी ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रॉमा में हैंड फ्रैक्चर्स, हैंड इंजरीज, मसल इंजरीज, टेंडन इंजरीज, इसमें भी प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा महत्व है। इसी के अलावा जो कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको बाय बर्थ ऐसी कुछ परेशानियां होती हैं जो नॉर्मल से कुछ अलग होती हैं, उन एनोमलीज का भी इलाज प्लास्टिक सर्जरी में आता है। ओके। इतना ही नहीं, प्लास्टिक सर्जरी में एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें माइक्रो सर्जरी भी आती है, जिसमें किसी भी कारण पेशेंट को इतना बड़ा स्किन का डिफेक्ट हो गया कि वो नॉर्मल तरीके से या बहुत क्रॉनिक वुंड्स हो गए हों जो ठीक नहीं हो रहे, डायबिटिक फुट के पेशेंट्स हों, उनका भी इलाज एज अ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन प्लास्टिक सर्जन करते हैं। ओके। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो प्लास्टिक सर्जरी की तरफ करवाते-करवाते लेकिन कदम पीछे रख लेते हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं लगता है कि जो प्लास्टिक सर्जरी पेनफुल है। तो क्या ये सच है सर? ये कहना मतलब डिपेंड करता है कि अगर प्लास्टिक सर्जरी है तो अगर हम कोई सर्जरी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पेशेंट के लिए पेनलेस होनी चाहिए। बिल्कुल। वो हम या तो किसी भी तरीके के रीजनल एनेस्थीसिया में, स्पाइनल एनेस्थीसिया में, जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी वैसे ही होती है। जैसे कि आप कोई और सर्जरी कराते हैं, जैसे न्यूरो सर्जरी, गायनी सर्जरी या कोई जनरल सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी भी बिल्कुल उसी की तरह एक प्रकार की सर्जरी है। सर, जैसे कि बहुत से हमारे समाज में ऐसे केसेस मिलते हैं कि जिसमें कि लोग जल जाते हैं, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता और उनमें एक हीन भावना सी पैदा हो जाती है। तो सर, क्या प्लास्टिक सर्जरी में इस इसका कुछ सॉल्यूशन है सर? बिल्कुल। प्लास्टिक सर्जरी में बर्न का स्टार्टिंग से लेके पेशेंट के ठीक होने तक पूरा महत्व है। प्लास्टिक सर्जरी में अगर कोई आदमी किसी वजह से जल जाता है, जी। थर्मल बर्न होता है या कोई हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट की वजह जी। से बर्न होता है, तो उसमें पेशेंट के शुरू के 24 टू 48 आवर्स जब पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता और उसमें जान का बहुत खतरा होता है, हाइपोवोलेमिया का बहुत खतरा होता है,
तो उसमें पेशेंट की इनिशियली 2-3 दिन की मैनेजमेंट तो उसकी जान बचाने में ही होती है। ओके। इसके बाद पेशेंट का कितना बॉडी सरफेस एरिया जला हुआ है, उसके हिसाब से उसकी मैनेजमेंट होती है। तो पहले तो जैसे ही पेशेंट अगर बर्न हुआ है, उसमें प्लास्टिक सर्जरी की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब पेशेंट इनिशियल फेज़ से रिकवर हो जाता है, तो उसकी बाद की रिहैबिलिटेशन, वुंड की ड्रेसिंग, उसकी अर्ली एक्सीजन ग्राफ्टिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अवेयरनेस लोगों को नहीं पता हुँ, होती, तो लोग कभी-कभी किसी क्वैक से या कहीं ऐसी जगह ट्रीटमेंट करा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छी सलाह नहीं मिलती, तो उसकी वजह से पेशेंट को बर्न ट्रॉमा की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, जैसे कि बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, जिनमें बच्चों के हाथ जुड़ जाते हैं, गला जुड़ जाता ओके। है, हाथ नहीं उठा पाते। उन प्रॉब्लम्स को भी प्लास्टिक सर्जन मतलब उनकी मूवमेंट और उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी को ठीक करने में बहुत बड़ा महत्व प्ले रख करते हैं। ओके, सर यहाँ बर्न की बात आई तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर बहुत छोटे बच्चे कई ऐसे केस हो जाते हैं कि वो जल जाते हैं सर, तो उस टाइम उनकी तुरंत सर्जरी करवानी चाहिए या फिर बाद में सर? अ, देखिए अगर कोई पेशेंट जला है तो ये डिपेंड करता है कि उसमें सर्जरी होनी है, नहीं होनी, ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि बर्न की डेप्थ कितनी है। हमेशा इलाज अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न दिया जाता है, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न के हिसाब से दिया जाता है। अगर डेप्थ कम होती है, हुँ, तो उसका इलाज अलग होता है, डेप्थ ज़्यादा होती है, तो कभी-कभी जो अगर सुपरफिशियल सरफेस खराब हो जाता है, तो उसमें सर्जरी जल्दी भी करनी पड़ सकती है। जी, बट मेन एम प्लास्टिक सर्जरी का यही रहता है कि पेशेंट बर्न से जल्दी रिकवर हो, उसकी लाइफ बचाई जा सके और जो बर्न की वजह से लेटर ऑन लाइफ में कॉम्प्लिकेशन है, वो ना होएँ, उसकी मैनेजमेंट पहले ही बर्न के इलाज में हो जाए तो ओके, पेशेंट को बाद में सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि ट्रॉमा में प्लास्टिक सर्जरी कैसे रिलेट करती है सर? ट्रॉमा में कोई भी मेजर ट्रॉमा हो, जिसमें जैसे मैंने बताया मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा हो, फेस की फ्रैक्चर्स हों, जी, हैंड ट्रॉमा हो, लिम्स ट्रॉमा हो, किसी भी वजह से हैंड फ्रैक्चर्स हो, टेंडन इंजरीज़ हो, हुँ, जिसमें नर्व इंजरीज़ हो पेशेंट को, इन सब में प्लास्टिक सर्जन उन सारी एरिया की रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है और पेशेंट की फिजिकल डिसेबिलिटी को सूनर और लेटर वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकता है। और ट्रॉमा में आप लगा लो कि स्किन कहीं पे भी ब्रीच हो रही है, कोई घाव बन गया है, कोई बहुत ज़्यादा एरिया है जहाँ स्किन लॉस हो गया है, हुँ, उसमें प्लास्टिक सर्जन फ्लैप सर्जरी कर सकता है और ग्राफ्टिंग वगैरह कर सकता है, जिसमें पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो और अपना डे टू डे एक्टिविटी कंटिन्यू कर सके। सर कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर आप क्या कहेंगे सर? कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे लोगों को पता ही है कि वो तो प्लास्टिक सर्जन ही कॉस्मेटिक सर्जरी हुँ, करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी दोनों मेल्स, फीमेल दोनों में ओके, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। उसमें भी जैसे राइनोप्लास्टी सर्जरी हो गई कोई फेशियल सर्जरी हो गई, उसमें सर्जिकल एस्पेक्ट और नॉन सर्जिकल एस्पेक्ट दोनों होते हैं। सर्जिकल एस्पेक्ट जैसे मैंने आपको बताया राइनोप्लास्टी हो जी, गई, फेस की सर्जरी हो गई, लाइपोसक्शन हो गई, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हो गई, ब्रेस्ट रिडक्शन हो गई ओके। और भी बहुत तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। सर ये तो हुई फीमेल्स की बात, हुँ, हुँ। लेकिन मेल्स में सर क्या सॉल्यूशन है सर जैसे प्लास्टिक सर्जरी को लेकर वो किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास आते होंगे बहुत सर? मेल में भी पेशेंट्स आते हैं जिनको अपनी नाक से खुश नहीं होते, उनको ओके, अपना कॉन्फिडेंस के लिए और अच्छा चाहिए तो ओके, राइनोप्लास्टी हो सकती है। ऐसे ही मेल्स में जैसे मेल बूब्स की गायनेकोमेजिया की प्रॉब्लम बहुत आती है जी, जिसकी वजह से पेशेंट्स का बहुत कॉन्फिडेंस लो रहता है। वो लिपोसक्शन ग्लैंड रिमूवल से गायनेकोमेजिया खत्म होने से पेशेंट का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाता है। ऐसे ही अगर नॉन सर्जिकल एस्पेक्ट लें तो फिलर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स, मतलब जो एजिंग एंटी एजिंग इफेक्ट होता है जिनका कि हुँ, जैसे एज की वजह से रिंकल ज्यादा होते हैं तो हम उनमें बोटॉक्स फिलर्स और उनको एक अच्छा सा एक यंगर लुक दे सकते हैं पेशेंट ओके, को नॉन सर्जिकल तरीके से भी अगर वो ओके, उसके लिए सही कैंडिडेट हैं तो ओके, यानी कि ये नॉन सर्जिकल तरीके से भी हो हो सकता सकती है है, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। और सर जैसे कि बाय बर्थ प्रॉब्लम्स होती है जैसे को आजकल जैसे कि देसी भाषा में कह देते हैं कि कोई ग्रहण लग गया, कोई हम्म, काले रंग का, कोई नीले रंग का, तो क्या क सर उसको भी हटाने का है सर कोई प्लास्टिक सर्जरी में? कि बिल्कुल लोग उससे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित रहते हैं कि सर बिल्कुल देखा जाए तो कंजेनाइटल एनोमलीज बहुत तरीके की होती हैं। बहुत आपने सुना होगा कि बच्चों को क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, तालू की परेशानी होती जी, है, जिनसे वो बोलने में उन्हें परेशानी होती है, मिल्क सकिंग में प्रॉब्लम होती ओके, है। इनकी करेक्शन भी बहुत छोटी-सी उम्र में ही प्लास्टिक सर्जन करता है। ऐसे ही बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिन्हें बड़े-बड़े कंजेनाइटल नीवस होते हैं, वो बहुत गंदा-सा मार्क और हेरी लगता है, वो प्री मैलिग्नेंट चेंजेस भी उनमें मैलिग्नेंसी के चेंजेस भी आने की संभावना होती है।
उनको भी प्लास्टिक सर्जन बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। बहुत से बच्चों को लिम्स की प्रॉब्लम होती है, बच्चों की बचपन से ही उँगलियाँ जुड़ी होती हैं, जिसकी हुँ। वजह से वो काम नहीं कर पाते ढंग से। उनमें भी सिंडक्टाइली रिलीज़ और ऐसे बहुत सारे कंजेनाइटल एनोमलीज़ को प्लास्टिक सर्जन ट्रीट ओके। करता है। बहुत सारे पेशेंट को एनोसिया होता है, उनका बचपन से कान ही नहीं होता, जी। तो प्लास्टिक सर्जन उनका कान भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंजेनाइटल एनोमलीज़ के लिए भी प्लास्टिक सर्जन हेल्प करते हैं। सर हमारे शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी निकालने के लिए भी सर इसके लिए तो सर बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे बिल्कुल। क्योंकि एक हद से ज़्यादा जब मोटापा होता है तो वो भी अपने आप को एक बहुत ही लो फ़ील करते हैं कि हुँ। सर कहीं उठने-बैठने में एक गिल्टी सी फ़ील करते हैं, तो कैसा उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं सर? उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी में एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है जिसे हम लाइपोसक्शन बोलते हैं। लाइपोसक्शन में हम जो स्किन के नीचे की चर्बी है, उसको निकाल सकते हैं। वो बिल्कुल प्योर फैट हम पेशेंट की निकालते हैं तो उसकी बॉडी टोनिसिटी टोन अच्छी हो जाती है। जी, और ये भी हम उन्हीं को एडवाइस करते हैं जो पेशेंट वेट लॉस की जर्नी में स्टार्ट हो गए होते हैं। ओके, क्योंकि आप अगर वो फैट निकाल दो उसके बाद वो वेट लॉस ना करें तो वो दोबारा बढ़ जाती रिकवर है। ओके, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो वेट लॉस करते हैं तो स्किन के नीचे की चर्बी उनकी कम हो जाती है तो उनकी स्किन हैंग हो जाती है, लैक्स हो जाती है। उसके लिए भी हम एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं जिसमें लिपोसक्शन के साथ-साथ एब्डोमेन टाइट भी हो जाता है। ओके। तो इसमें पेशेंट्स को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है और वो जो उन्हें शर्म आती है वो उससे हुँ, रिकवर कर जाते हैं और डे टू डे एक्टिविटी में अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। ओके। सर एक मैं आपसे सवाल यहाँ पूछना चाहूँगी जो मतलब कि बहुत ही लोगों का होगा कि सर बहुत से ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें कि आयुष्मान इन्वॉल्व होता है कि सरकार की तरफ से। लेकिन क्या इस सर्जरी में भी प्लास्टिक सर्जरी में भी कुछ ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन मिल सके लोगों को सर? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक सर्जरी के अंदर कंजेनाइटल एनोमलीज़, बर्न हो गया, ट्रॉमा हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। आई थिंक एक्सेप्ट कॉस्मेटिक सर्जरी जो मेरे ख्याल से कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर नहीं करती और मेरे ख्याल से आयुष्मान भारत भी कवर नहीं करता, उसको छोड़ के जितने भी प्लास्टिक सर्जरी के एस्पेक्ट्स हैं, वो सब कुछ मेजॉरिटी आयुष्मान भारत में आते हैं। चाहे बर्न मैनेजमेंट हो, चाहे कंजेनाइटल एनोमलीज़ हो, चाहे कोई रिकंस्ट्रक्शन हो या ट्रॉमा सर्जरी हो, ये सारे एस्पेक्ट्स आयुष्मान भारत में और बाकी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है, वो मेजॉरिटी चीज़ें कवर होती हैं। यानी कि अगर कोई एक मिडल क्लास फैमिली है तो वो भी इससे ना घबराए। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। अगर सर और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी तरफ से ये प्लास्टिक सर्जरी को लेकर कोई ऐसी कोई जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं सर? मैं तो सबसे यही कहूँगा कि अगर आपको प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो मैम ने जैसे बताया कि मैं रावल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बीएसडी हॉस्पिटल में कंसल्टेशंस देता हूँ। आप मेरे पास बेझिझक आइए, आप अपनी प्रॉब्लम्स के सवाल मुझसे पूछिए। मेरे से जितना हो सकेगा, जो भी बेस्ट आपको एडवाइस होगी, वो मैं आपको देना चाहूँगा, बी इट सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। वी कैन डिस्कस दैट, वी कैन मतलब हम आपको बता सकते हैं कि बेस्ट आउटकम क्या रह सकता है आपके लिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बस मेरा यही रोल है इसमें। धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। जी। तो देखा आपने कि किस तरह से डॉक्टर गिरीश शर्मा जी ने हमें इतने सारे सॉल्यूशन दिए, जिससे हम बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बिल्कुल की बिल्कुल अवेयर नहीं थे हम। और ये सब बातें जानने के बाद अगर आप भी प्लास्टिक सर्जरी की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर गिरीश शर्मा जी से ज़रूर कंसल्ट करें। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो मॉर्निंग में रावल हॉस्पिटल और इवनिंग में बीएसडी हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके एक शेयर से किसी की शायद जान बच सके। अगर आपको अपने शरीर से कोई एक्स्ट्रा चर्बी निकलवानी है या फिर आपको बाय बर्थ बहुत सारे इश्यूज हैं, अगर आप सुंदरता की तरफ जाना चाहते हैं तो प्लीज इस कॉस्मेटिक सर्जन की तरफ भी एक कदम बढ़ाइए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो बहुत सारे उन तमाम लोगों तक पहुंच सके जो अभी तक अवेयर नहीं है। मैं फिर मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।